हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये मेमोरी चैप्टर का आखिरी वीडियो है जहाँ पे हम बाकी बची सारी चीज़ों को कवर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले CDR से। आइए जानते हैं CDR होता क्या है। यह सामान्य कंपैटिबल डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिसमें CD ड्राइव की सहायता द्वारा कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है। यानी ये कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखने वाला ही क्या है, ड्राइव है जिसमें हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर की सहायता से हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। इसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को ऐड करने का प्रोसेस सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। उसके बाद हम कई बार पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार ही किसी चीज़ को लिखा जा सकता है। एक बार लिख जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी CDR के बाकी बचे सतह पर डाटा को अलग अलग समय रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे जो डेटा आप एक बार इसमें ऐड कर देंगे आप उसे दोबारा बदल नहीं सकते, लेकिन किसी CDR की बाकी बचे सतह पर डाटा को अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी जो स्थान बचता है, CDR अगर पूरी तरीके से फुल नहीं होता है, कुछ स्थान बच जाते हैं, तो उस स्थान को आप अलग समय पे फिर से उसमें रिकॉर्डिंग या ऐड कर सकते हैं। यहाँ बताने वाली बात यह है कि आप इसमें एक बार जो डाटा ऐड कर दिए रहेंगे आप उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप बचे हुए डेटा को अलग समय पर रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। इसका प्रयोग संगीत व चलचित्र CD तैयार करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल डाटा बैकअप के लिए भी किया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे और बात करें CDRW की। CDRW क्या होता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। CDRW एक सामान्य CD की तरह दिखता है तथा ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार का है। इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत होती है। इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW यानी CDRW ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। यानी यह CD की तरह ही दिखने वाला एक ड्राइव होता है, लेकिन इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके आप इसमें बार बार डेटा को परिवर्तित भी कर सकते हैं और लिख पढ़ भी सकते हैं। तो ये था आपका CDRW। अब बात करें DVD के बारे में। DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्या होता है, तो आइए इसके बारे में जानें। तो DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह CD-ROM की तरह ही होता है, पर इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्र के लिए किया गया। ध्वनि के लिए इसमें डोल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएट्रिकल सिस्टम यानी DTH, जिसे हम डिजिटल थिएटर सिस्टम कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। DVD में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए MPEG यानी मूवी पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। DVD के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि DVD जो है एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसमें इसका प्रयोग पहले मूवी को ऐड करने के लिए किया जाता था, साथ ही साथ इसमें ध्वनि के लिए डोल्बी डिजिटल या DTS यानी डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें वीडियो को स्टोर करने के लिए MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डाटा को 2 लेयर में संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। यानी बात करें अगर इसको आप एक DVD के रूप में देखें तो अगर ये सिंगल लेयर पे यानी सिर्फ एक लेयर पे इसके कार्य कर सकते हैं, जिसकी क्षमता यहाँ पे ये CD है जिसकी क्षमता 700 MB होती है। लेकिन अगर बात करें हम DVD की, तो DVD जो होता है अगर एक लेयर वाला है तो उसकी क्षमता होती है 4.7 और जो आपका 2 लेयर होता है उसका होता है आपका 8.5 GB के करीब उसमें क्षमता उसकी होती है। बात करें आगे, DVD के दोनों सतहों पर डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। ऐसा करने पर DVD की स्टोरेज क्षमता दुगनी हो जाती है। आजकल रिकॉर्ड करने योग्य DVD का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे DVD-R कहा जाता है। DVD ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। आजकल HD
डीवीडी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज क्षमता सामान्यतः डीवीडी से 3 से 4 गुना अधिक होती है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे बताया गया है कि लाल रेजर रंग, आपने अगर पुराने डीवीडी के ड्राइव को देखा होगा जिसमें लोग कैसेट लगा के फिल्म देखा करते थे, उसमें आपने देखा था कि एक रेड कलर की लाइट निकलती थी, जिसकी सहायता से हम क्या करते थे, राइट भी करते थे और उसी की सहायता से हम उसमें रखे हुए चलचित्र को हम क्या कर सकते थे, यानी वीडियो को देख सकते थे। वहाँ इसी रेड लेजर बीम का बात किया जा रहा है। अब चले आगे और बात करें आज के पहले रोचक तथ्य की, तो यहाँ पे है ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और रीड राइट हेड के बीच भौतिक संपर्क न होने के कारण इसे खराब और घिसने की संभावना नहीं होती है। पिछली वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि यह जो होता है वो कुछ मिलीमीटर ऊपर जो होता है आपका क्या होता है, आपके डिवाइस जो कैसेट होती है वो आपके लेंस से थोड़ी सी ऊपर होती है, जिसकी वजह से हम इसके घिसने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर हम इसे सुरक्षित न रखें तो इतना गैप इसमें होता है कि इसमें मिट्टी के कण आसानी से फंस सकते हैं, जिससे हमारी कैसेट क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आगे है, इसमें डाटा को 30 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, पर धूल, मिट्टी और खरोच से डाटा खराब होने का डर बना रहता है। अभी हमने आपको बताया इसमें सामान्यतः 30 वर्षों तक डाटा को आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। चले आगे, तो कुछ इस प्रकार का आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव दिखता है। ये वैसे पीसी का है, अगर ये नॉर्मल होता है, जो लोग कैसेट फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे तरीके का होता है, वो आपने देखा होगा। ये आपका सीपीयू में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। इसके बाद चलें आगे और बात करें अगले टॉपिक की, जो कि है आपका ब्लू रे डिस्क। अब आप जानते हैं ब्लू रे डिस्क क्या होता है, तो यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 25 GB एक लेयर के लिए और 50 GB 2 लेयर के लिए हो सकती है। धूल व खरोच से इसके खराब होने का डर भी कम रहता है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य CD या DVD की तरह ही होता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है, यानी यहाँ ब्लू रे डिस्क जो होता है वो आपका डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD से एक अच्छी क्वालिटी का कैसेट होता है, और इसकी क्षमता भी जो होती है वो DVD के स्टोरेज क्षमता से कहीं ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ बता रहा है कि अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB और डबल लेयर है तो 50 GB, और ये धूल व खरोच से बचाता भी है। इसमें धूल और खरोच लगने के बाद इसके खराब होने की संभावना कम होती है। खराब नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वालिटी होने की वजह से इसके खराब होने की संभावना थोड़ा सा कम होती है, और इसमें हम HD यानी हाई डेफिनेशन वीडियो क्या कर सकते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चले आगे और बात करें रोचक तथ्य की, तो रोचक तथ्य में है कि 50 GB डिजिटल डाटा में 9 घंटे का हाई डिफिनेशन वीडियो या 23 घंटे का स्टैंडर्ड डिफिनेशन वीडियो स्टोरेज किया जा सकता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 50 GB में 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो की जो क्राइटेरिया होती है उसके हिसाब से यहाँ ये आंकड़ा दिया गया है कि आप 9 घंटे तक की क्या कर सकते हैं, वीडियो को रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई वीडियो बनाएं और कहें कि इसमें तो 9 घंटे नहीं ऐड हो पा रहा है 50 GB में, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी क्राइटेरिया होगी उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि वो 9 घंटे तक के हाई डेफिनेशन वीडियो और 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो आप 50 GB में क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब चलें आगे और बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका पेन ड्राइव। ये सबने देखा होगा पेन ड्राइव क्या होता है, इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। यह पेन की आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जिसे लगाओ और खेलो यानी प्लग और प्ले डिवाइस की तरह USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर डाटा को संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। यह अस्थायी प्रकार का द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है, जिसमें कंप्यूटर से हटा लेने के बाद भी डाटा बना रहता है। सबसे पहले पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरी चीज, ये प्लग और प्ले पे क्या करता है, कार्य करता है, जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक EEPROM का रूप है। यह एक अस्थाई
मेमोरी है जो द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है। यह द्वितीयक मेमोरी का एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। द्वितीयक मेमोरी में इसलिए है क्योंकि हम इसे बाहर से ऐड करते हैं, और अस्थायी इसमें हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें इसे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट या हटा देने के बाद में इसमें डेटा लॉस होने की संभावना नहीं होती है। अब चले आगे, तो आगे है USB फ्लैश ड्राइव। आकार में इतना छोटा होता है कि इसे आसानी से जेब में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसी कारण से इसे पेन ड्राइव हम कहते हैं। इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोरेज किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, अतः इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है। इससे इसके घिसने और टूटने का खतरा नहीं रहता तथा यह एक झटके से सुरक्षित रहता है। मैग्नेटिक डिस्क की तरह पेन ड्राइव पर भी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। इससे धूल और खरोच से खराब होने का कोई खतरा नहीं होता। इसे USB पोर्ट से आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे उस पेन ड्राइव के बारे में कुछ खूबियाँ उसकी बताई गई हैं कि किस प्रकार का होता है, और आपने इसे देखा होगा और इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते भी होंगे। आगे बढ़ें तो है आगे कि पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता GB तक हो सकती है। इसे डाटा ट्रांसफ़र की गति तेज होती है तथा 10 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। यानी पेन ड्राइव में आप किसी भी डेटा को सामान्यतः 10 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल पेन ड्राइव का उपयोग डाटा और सॉफ्टवेयर स्टोर करने या बैकअप बनाने तथा डिजिटल फाइल का हस्तांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पेन ड्राइव में लगे USB कनेक्टर की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का कवर भी लगा होता है। यहाँ बात करें पेन ड्राइव की, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि आप इसमें डेटा को लगभग 10 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आसानी से आप सॉफ्टवेयर, डाटा और बैकअप को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और इसका USB कनेक्टर खराब ना हो इसके लिए इसमें आगे एक कवर भी लगा रहता है। पेन ड्राइव को किसी बाहरी ऊर्जा तथा किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसी विशेष प्रकार के आपको पावर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंप्यूटर इसे स्वयं एक एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में पढ़कर जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट LED इंडिकेटर यानी LED तथा गलती से डाटा मिटने से बचाने के लिए राइट प्रोटेक्ट टैब भी लगा होता है। तो ये जानकारी थी आपकी पेन ड्राइव की। बड़े आगे और बात करें मेमोरी कार्ड के बारे में, तो आइए जानते हैं मेमोरी कार्ड क्या होता है। तो मेमोरी कार्ड यह पतले आकार का एक छोटा सा कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, PDA, पॉम-टॉप, स्मार्टफोन आदि में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। बात करें आगे तो आपका मेमोरी कार्ड कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। अब इससे भी छोटे आपको मेमोरी कार्ड देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें आगे तो बात करें फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? ये एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें विद्युत द्वारा पुराने डेटा को या प्रोग्राम को हटा के नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह EEPROM का क्या है? उदाहरण है। हम यहाँ फ्लैश मेमोरी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें ये पेन ड्राइव जो है इसी फ्लैश मेमोरी का क्या है? उदाहरण है, या EEPROM का एक उदाहरण है। इसके बाद चलें आगे तो फ्लैश मेमोरी में सप्लाई हटा देने के बाद भी डाटा बना रहता है। इसकी गति उच्च क्षमता की होती है। वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। बढ़े आगे और बात करें स्मार्ट कार्ड के बारे में, तो आइए जानते हैं स्मार्ट कार्ड क्या होता है। इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। यह छोटा सा प्लास्टिक का बना कार्ड है जिसमें अस्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM लगा रहता है। इससे डाटा परिवर्तित किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में निहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जा सकता है। उपयोग में आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड जो होता है ये क्या है? इसके उदाहरण है और वो कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। आपने अगर आपके घर पे पेन ATM कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? उसे देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे एक सिम नुमा क्या होता है, आगे एक
स्थान होता है जिससे हमारा क्या होता है, कार्ड की पहचान होती है, या जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलें आगे और बात करें वर्चुअल मेमोरी की। तो आइए जानते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी यह मेमोरी प्रबंध की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वयन किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले उस प्रोसेसर में मेन मेमोरी में डाला जाता है, पर मेन मेमोरी की क्षमता कम होने पर बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं किए जा सकते। इस समस्या के समाधान के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वित सक्षम बनाती है। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेजी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस प्रकार प्रतिबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी व तीव्र मेमोरी का आभास हो। इस प्रकार उपयोगकर्ता या प्रोग्राम के लिए वर्चुअल मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे सहायक मेमोरी में खाली स्थान का उपयोग रैम की आभासी क्षमता को बढ़ाने के लिए करता है। ऐसे में वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताई गई। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार पुनः बता दें, ये सारी जानकारी परीक्षा मंथन की बुक से आपको पढ़ाई जाती है, जो कि एक अच्छी बुक है। अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन दुकानों पर और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। अब चलें आपको आगे बताएं वर्चुअल मेमोरी से लाभ क्या होता है। तो आइए जानते हैं वर्चुअल मेमोरी से लाभ क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी का आकार कम होने पर भी किसी बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन संभव हो पाता है। प्रोग्रामर को प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी की क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता। इससे सीपीयू की उपयोगिता तथा थ्रूपुट बढ़ जाती है। वर्चुअल मेमोरी के दोष क्या हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंध की जरूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन में अधिक समय क्या होता है, लग जाता है। जब हम किसी चीज़ को अलग से जोड़ते हैं और वो एक हिस्सा होता है सहायक के तौर पे, तो कभी कभी ये समस्या आपको देखने को मिल जाती है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं एक फैक्ट की, जो कि है कि फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो डाटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह बिट 0 या 1 को अस्थायी रूप से भंडारित करता है। यहाँ पे बात की जा रही है फ्लॉपी फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की, जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लॉपी फ्लॉप परिपथ से बना एक बाइस्टेबल मल्टी बाइस्टेबल है जो डाटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक बिट यानी 0 तथा 1 को अस्थायी रूप से भंडारित करता है। अब चलें आगे तो बात करें कुछ प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच अंतर की। यहाँ हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच अंतर की। तो सबसे पहले स्थान की बात करें तो प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के भीतर होता है और मुख्य मेमोरी कंप्यूटर के बाहर से ऐड किया जाता है। बात करें प्रकार की तो यह एक अस्थायी मेमोरी होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी आपका अस्थायी मेमोरी होता है। बात करें क्षमता की तो प्राथमिक मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी की क्षमता असीमित होती है। बात करें गति की तो इसकी गति तेज होती है और आपका द्वितीयक मेमोरी की गति अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। सिंपल चीज़ होती है, जब हम बाहर से किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो उसके प्रोसेस में समय लगता है, इसलिए वो अपेक्षाकृत क्या होता है, धीमा होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा धीमे की बात नहीं, अपेक्षाकृत थोड़ा सा क्या होता है, वो धीमा होता है। एक्सेस की बात करें तो एक्सेस करने में इसे नैनो सेकेंड का समय लगता है, जबकि आपका द्वितीयक मेमोरी में मिली सेकेंड का समय लगता है। बात करें प्रति बीट लागत की तो आपका प्राथमिक मेमोरी अधिक होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी का प्राइस क्या होता है, लागत जो होता है वो कम होता है। तो ये है अंतर, जिसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे और बात करें विभिन्न प्रकार के मेमोरी
एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता की, तो यहाँ बात करें सबसे पहले रजिस्टर की, तो रजिस्टर को एक्सेस टाइम जो होता है वो नैनो सेकेंड लगता है, 1 से 2 नैनो सेकेंड, जबकि आपका स्टोरेज क्षमता 200 बाइट के करीब होती है। वहीं कैश मेमोरी को 3 से 10 नैनो सेकेंड का समय लगता है 32 से 4 MB तक की स्टोरेज क्षमता को एक्सेस करने में। मैग्नेट रैम की बात करें तो 11 से 60 सेकेंड लगता है 16 से 4 GB तक के स्टोरेज क्षमता को एक्सेस करने में। वहीं मैग्नेटिक डिस्क में 10 से 50 मिली सेकेंड का समय लगता है 160 से 1600 GB तक एक्सेस करने में। वहीं ऑप्टिकल डिस्क जो होता है वो 100 से 200 मिली सेकेंड लेता है 700 से 60 GB तक के स्टोरेज क्षमता को एक्सेस करने में। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस तथा स्टोरेज क्षमता था। बात करें आगे, और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बृहद स्टोरेज यूनिट की। बृहद स्टोरेज यूनिट क्या होता है? तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में वृद्धि होने के कारण विशाल डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत उत्पन्न हुई है। इसके लिए कम लागत तथा असीमित क्षमता वाले बृहद स्टोरेज यूनिट का उपयोग किया जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। बात करें इसके अंतर्गत तो सबसे पहला आता है आपका डिस्क एरे। डिस्क एरे क्या होता है? तो यह एक उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क प्लेटर का समूह हार्ड डिस्क ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सीलबंद कर दिया जाता है। इसे किसी भी कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़कर डाटा स्टोरेज किया जाता है। इसे रेड भी कहा जाता है, जो कि ये आपके रेड के क्या हैं? आपके फुल फॉर्म में दर्शाए गए हैं। इसके बाद बात करें दूसरे भाग की, जो कि है CD-ROM ज्यूक बॉक्स। ज्यूक बॉक्स क्या होता है? तो यह एक CD-ROM ड्राइव का निर्धारित सॉफ्टवेयर सेट है जिसे एक डिब्बे में बंद सील कर दिया जाता है। एक ज्यूक बॉक्स में सैकड़ों CD-ROM हो सकते हैं। इससे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। इसका प्रयोग लंबे समय तक डाटा को सुरक्षित रखने यानी अचीव के लिए किया जाता है। तो ये आपका CD-ROM ज्यूक बॉक्स के बारे में जानकारी थी। अब चले आगे और बात करें बफर के बारे में। बफर क्या होता है? तो यह एक अस्थायी मेमोरी का भाग है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस को देने से पहले डाटा को अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। दो उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध न हो। यह आपका बफर होता है। बफर व कैच की कार्य पद्धति का उद्देश्य एक ही है, पर कैच की तुलना पर में बफर का भंडारण अधिक अस्थायी होता है। तो ये आपका था बफर के बारे में जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चले आगे तो आता है आपका स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है। इस कार्य को स्पूलिंग कहा जाता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डाटा लेकर प्रिंट करता है। तो ये आपका स्पूलिंग होता है। इसके बाद चले आगे तो अगला है आपका कंप्यूटर मेमोरी का चयन। कंप्यूटर मेमोरी का चयन प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम तथा रोम आदि तीव्र मेमोरी वाली मेमोरी हैं, परंतु इनकी स्टोरेज क्षमता कम तथा प्रति बिट लागत अधिक होती है। दूसरी तरफ सहायक मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है तथा इसकी प्रति बिट लागत क्या होती है? बहुत ही कम होती है, जैसा भी मैंने आपको बताया। परंतु इससे डाटा प्राप्त करने की गति अपेक्षाकृत क्या होती है? धीमी होती है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें प्राथमिक मेमोरी के तो कंप्यूटर में के लिए मेमोरी का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि कम खर्च में महत्तम उपयोगिता प्राप्त की जा सके तथा डाटा प्रोसेस की गति भी धीमी न पड़े। तो ये आपकी आज की जानकारी थी जो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।